नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक राज अल्बीडो आईएएस में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज जो हमारा टॉपिक है राजा राम मोहन राय को लेकर है। राजा राम मोहन राय पर हम विस्तार में चर्चा करेंगे। इस पे प्रश्न समझिए कहाँ कहाँ से पूछा जा सकता है। जीएस के फर्स्ट पेपर में इतिहास से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके साथ में अगर आप बात करेंगे जीएस का चौथा पेपर नीति शास्त्र में भी महान विभूतियों में एथिक्स में भी इसके प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पूछे जाते हैं महान विभूति में। महान विभूति में ये टॉपिक महत्वपूर्ण है। इसके साथ में अगर देखेंगे इन दोनों को मिला दिया जाएगा तो आपको इथिक्स एस्से में भी मिलेगा। एस्से निबंध, एस्से में भी निबंध में भी मिलेगा। तो एक ऐसा भारत का व्यक्तित्व, भारत का एक ऐसा व्यक्तित्व जिसकी निखार भारत ही नहीं विश्व में है, इस महान विभूति को हम याद करेंगे, इन पर समझेंगे इनकी क्या योगदान रहा है। चाहे जिस हिसाब से प्रश्न बनाया जाए, प्रश्न के ट्रेंड को आप देखिए क्या पूछा जा रहा है। लिखने से पहले प्रश्न को समझिए। भूमिका लिखना आपको है, भूमिका थोड़ा सा लिखना है। कोई भी प्रश्न, इन पे प्रश्न जो भी बनेगा प्रश्न के अकॉर्डिंग ही उत्तर लिखना है। पूछा जाए जो जाए उसी के अकॉर्डिंग भूमिका देना है। भूमिका के साथ साथ फिर उस पे जो पूछा जाए उस पे विस्तार में उसका कुछ सकारात्मक पहलू आएगा और कुछ नकारात्मक, उन पे भी यदि आवश्यकता है तो उस पे भी चर्चा करना है। और अंत में फिर क्या लिखना होगा, निष्कर्ष। और इन पर मेंस में भी प्रश्न, ये तो रहा, प्री में भी प्रश्न बनते हैं। तो ये जो राजा राम मोहन राय हैं इन पे हम पहले एक बार चर्चा कर लेते हैं प्री पर, फिर उसके बाद मेंस पर क्या बनेगा। ये प्रत्येक एग्जाम के लिए उपयोगी है, यूपीएससी के साथ साथ पीसीएस में भी, समीक्षा अधिकारी में, टीचर में भी और वनडे के भी एग्जाम में, हर जगह इसकी उपयोगिता है। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है राजा राम मोहन राय। इनका जन्म, सबसे बड़ी विशेषता देखिए इनके जन्म के बारे में। इनका जन्म कहाँ हुआ है, बंगाल में। कहाँ हुआ है, बंगाल में, हुगली जिला, बंगाल के हुगली जिला में जन्म हुआ है। पहले हम पीटी फैक्ट देखते हैं, प्रीलिम टेस्ट। जन्म कहाँ हो रहा है, हुगली में। जन्म कब हो रहा है, ये हुगली कहाँ है, बंगाल में। हुगली जिला है भैया, पश्चिम बंगाल। कहाँ है ये, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में हुगली जिला में इनका जन्म हो रहा है। एक कट्टर ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। ब्राह्मण तो है लेकिन कट्टर ब्राह्मण। इनके जन्म के बारे में देखेंगे तो 22 मई को जन्म हुआ है, 22 मई 1772 ईस्वी को, 1772। अब इसी पे हम आपको, जो पढ़ चुका लड़का, जो एग्जाम दे रहे हैं, नहीं भी दे रहे हैं, वो भी जाने। बहुत से लोग जानते होंगे, बहुत से लोग जानने की कोशिश करेंगे। देखिए यहीं पे हम थोड़ा सा लिंक कर देते हैं। ये जो 22 मई अगर हम बात करते हैं, 22 मई को आप पढ़ चुके हैं, जैव विविधता दिवस, बायोडाइवर्सिटी भी मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस, बायोडाइवर्सिटी किस तारीख को मनाया जाता है, 22 मई को। इससे संबंधित नहीं है, लेकिन हम यहीं पे 22 मई आने से हमने बता दिया 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस यानी कि वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी भी मनाया जाता है। हम वापस आते हैं, तो इनका जन्म 22 मई को हुआ है। यहाँ तक क्लियर हो गया, बंगाल में हुआ है। इनके बारे में और क्या समझेंगे, तो इनका नाम देखिए राजा राम मोहन राय है।
इनका नाम जो है राजा राम मोहन राय। यहाँ पे पिता का नाम माता का नाम नहीं पूछा जाता है, इसलिए नहीं बता रहे हैं। अब इनका जो नाम है राजा राम मोहन राय, तो ये जो है राजा, ये राजा नहीं थे, राजा इनकी उपाधि है। राजा क्या है? उपाधि। ये उपाधि मिला था। उपाधि किसने दिया था? एक मुगल बादशाह था। उपाधि किसने दिया था? एक मुगल बादशाह, बाई लिखते हैं, बाई मतलब द्वारा, मुगल बादशाह, मुगल बादशाह, मुगल बादशाह ने दिया था। मुगल बादशाह का नाम जानना है। ये मुगल बादशाह कौन था? इस मुगल बादशाह का नाम अकबर द्वितीय था। अकबर द्वितीय। देखिए पूरी जब कॉन्सेप्ट समझेंगे तो आपको इसमें अब जो ट्रेंड बन रहे हैं पूछने का, फैक्ट भी रहेगा साथ में कॉन्सेप्ट भी रहेगा। केवल फैक्ट से काम नहीं बनेगा, केवल कॉन्सेप्ट भी, दोनों मिला के दे रहा है प्रश्न, कोई भी आए हो। अब इस प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं कि यदि आप नेट से सर्च करना चाहेंगे, सब क्वेश्चन नेट से नहीं मिलेगा। ऑथेंटिक किताबें, मेन किताबें जब पढ़ेंगे तब आपको मिलेगा, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। तो एक तो हमने ये लिंक कर दिया यहाँ से। इनको उपाधि किसने दिया था राजा राम मोहन राय को? ये मुगल बादशाह अकबर द्वितीय। ये अकबर द्वितीय ने उपाधि दिया था। और उपाधि देने के पीछे कारण क्या रहा था? उपाधि क्यों दिया था? उपाधि इसलिए दिया था कि ये अंग्रेज के संरक्षण में मुगल बादशाह बनने वाला पहला व्यक्ति था, पहला बादशाह था। अंग्रेज के संरक्षण में, अंग्रेजों के संरक्षण में मुगल बादशाह बनने वाला ये पहला व्यक्ति है, पहला बादशाह है, पहला बादशाह है। अंग्रेजों के संरक्षण में जो बादशाह बन रहा है, पहला बादशाह यही है। ये अंग्रेजों ने बताया था कि मैं तुम्हें पेंशन दूंगा, अब तुम हमारे अधीन काम करोगे, रहोगे। लेकिन कुछ समय बाद में अंग्रेजों ने इसका पेंशन देना रोक दिया। तो अंग्रेजों के संरक्षण में बादशाह बनने वाला पहला व्यक्ति कौन है? ये अकबर द्वितीय है। जब अंग्रेजों ने इसका पेंशन रोक दिया तो इस अकबर द्वितीय ने, ये राजा जो राजा राम मोहन राय, इनका नाम है राम मोहन राय, राम मोहन राय इनका नाम है। तो राय भी एक उपाधि है। राय जो उपाधि है इनके पिता को मिला था। राय की उपाधि इनके पिता को बंगाल के नवाब ने दिया था। उस समय जो बंगाल का नवाब था, उस बंगाल के नवाब ने इनके पिता को राय की उपाधि। अब पिता राय लिखने लगे, उनके बाद में ये भी राय लिखेंगे। तो राम मोहन राय, राम मोहन नाम है और राय उनकी उपाधि, उनके पिता से मिला था, वहीं से भी टाइटल बन के आ गया राय। अब ये राम मोहन राय बढ़िया पढ़े लिखे थे, वकालत भी किए थे, कई भाषाओं के ज्ञाता, उर्दू, फारसी, अरबी, अंग्रेजी, बंगाली, कई भाषाओं के ज्ञाता, और वकालत भी जानते थे। इस मुगल बादशाह ने अर्थात अकबर द्वितीय ने, जब इनका अंग्रेजों ने पेंशन बंद कर दिया, इनका पेंशन क्या हो गया? पेंशन बंद। जब पेंशन बंद कर दिया अंग्रेजों ने, तो इन्होंने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया। राजा की उपाधि देकर भेजा इंग्लैंड। कहाँ भेजा? इन्होंने भेजा इन्हें इंग्लैंड में। इंग्लैंड लिखिए या ग्रेट ब्रिटेन लिखिए या ब्रिटेन लिख सकते हैं, ग्रेट ब्रिटेन या ब्रिटेन, बात एक ही है। इस समय इंग्लैंड नाम है। तो बाकी पूरी कहानी बाद में उसमें दूसरे टॉपिक में जानेंगे, लेकिन इसी को ग्रेट ब्रिटेन या ब्रिटेन, इसी को यूके भी कहा गया है। तो ये इंग्लैंड भेज दिए। इंग्लैंड में कहाँ जाएंगे? इंग्लैंड की जो राजधानी है, राजधानी में जाते हैं। इनको भेजा गया है राजा की उपाधि देकर। अकबर द्वितीय ने भेजा किस लिए? इनका पेंशन बंद कर दिया गया, पेंशन ताकि हमारी बहाली हो जाए, पेंशन दोबारा मिलने लगे, इसलिए इन्होंने भेजा था। राजा की उपाधि किसने दिया? अब मालूम हो गया राजा राम मोहन राय राजा नहीं थे, बल्कि राजा की एक उपाधि है
किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने, क्योंकि अंग्रेजों ने इनका पेंशन बंद कर दिया था। पेंशन क्यों दे रहे थे? क्योंकि ये मुगल बादशाह था और अंग्रेजों के संरक्षण में बादशाह बनने वाला पहला व्यक्ति था, ये पहला बादशाह था। बाद में पेंशन बंद कर देते हैं, इसलिए इनको पेंशन लेने के लिए भेजते हैं। ये गए हैं कहाँ पर? इंग्लैंड में। कौन? ये राजा राम मोहन राय इंग्लैंड गए हैं। किसने भेजा? अकबर द्वितीय ने। इंग्लैंड में ही जाके रहे 3 साल। पहले एक मान्यता रहता था कि समुद्र पार करके जाना पाप है, घोर पाप है, महापाप है, ऐसा मानते थे। अनेक प्रकार की भारत में, हिंदू धर्म में अनेक प्रकार की कुरीतियाँ थी, आडंबर था, ढोंग था। आज भी बहुत से हैं, हिंदू धर्म में ही नहीं, कई धर्मों में, बहुत से धर्मों में खोजने पर मिलता है। ऐसे कोई भी नहीं कहेगा हमारे धर्म में नहीं है, सभी धर्मों में है, हिंदू में भी है, अभी भी बहुत से विद्यमान हैं। ग्रामीण क्षेत्र में भी ज़्यादा थोड़ा है, शहरों में भी है। मैं ये नहीं कहता धर्म न मानिए, धर्म को मानना जरूरी है। बिना धर्म के कोई कार्य होना ठीक नहीं। धर्म हमें नैतिकता सिखाता है, धर्म के आधार पर काम होता है। लेकिन धर्म के नाम पर ढोंग रचना, कुरीति लाना, आडंबर करना, अपना जो है स्वार्थ सिद्ध करना धर्म के नाम पे गलत, पाप है वो। तो पहला ये माना जाता था समुद्र पार करके जाना ये पाप है। तो ये पहली बार ये देखिए ऐसा हो रहा है कि ये गए हैं और ये तोड़ दिए हैं, जो ये मिथ्या था, झूठी चीज़ थी, ढोंग था, तोड़ दिए हैं कि समुद्र पार करके। और इंग्लैंड में गए 3 साल रहे। हालांकि सितंबर में, 27 सितंबर की बात है, 27 सितंबर में आगे जो है इनका डेट मुझे क्या नाम है, 1833 ईस्वी में, 27 सितंबर 1833 ईस्वी को इनका मृत्यु हो जाता है। इंग्लैंड में एक स्थान है ब्रिस्टल, ब्रिस्टल में, ये कहाँ है? इंग्लैंड में, यूके। इंग्लैंड में ब्रिस्टल में 27 सितंबर 1833, ये डेट नहीं पूछा जाएगा किसी भी एग्जाम में, लेकिन ये पूछा जा सकता है राजा राम मोहन राय का मृत्यु कहाँ पे हुआ। राजा राम मोहन राय का मृत्यु ब्रिस्टल, ये कहाँ पर? इंग्लैंड में ही है, इस स्थान पे हो गया। यहीं पे इनकी कब्र भी है। इनकी कब्र के पास में हरिकेल नाटक का मंचन किया गया है। हरिकेल नाटक, हरिकेल नाटक जो है ये क्या नाम है इसका? विग्रहराज चतुर्थ ने, ये हरिकेल विग्रहराज चतुर्थ ने जो है इस नाटक का मंचन किया है, हरिकेल नाटक। इनके जो यहाँ पर कब्र है ब्रिस्टल में, कब्र के पास में ही, क्लियर हो गया? विग्रहराज चतुर्थ की जो नाटक है हरिकेल, हरिकेल का मंचन किया गया है। ये फैक्ट के रूप में है, पूछा जा सकता है और पूछे भी गए हैं। इनका देखिए 72 की बात है, 2022 से लेकर 2023 तक, 22 मई 2023 तक इनका एक मतलब 1 ईयर का, 1 वर्ष का जन्मोत्सव मनाया गया। क्योंकि मई है, 22 मई को 2023 तक, 22 से लेकर 23 तक 1 साल का पूरा जन्मोत्सव यानी कि महोत्सव कहिए मनाया गया, ताकि हम लोग याद करें इनकी कुर्बानियों को। इन्होंने कई भाषाओं का ज्ञान तो किया। एक पहला काम देखिए, यहाँ पर गए, ये इनका यहाँ पे, ये अभी कहानी नहीं, अब इस इनके वेतन देने मतलब पेंशन के लेने के पहले, इनका मृत्यु होने के पहले कई कार्य कर चुके हैं भारत में। भारत में कई कार्य चुके हैं। इनकी पहली पुस्तक जो आई है, पहली पुस्तक, अभी मरने के पहले, इनको भेजने के पहले, ये तो बाद में कहानी होता है, इसके पहले कई कार्य किए हैं। अब इसके पहले क्या क्या कार्य किए हैं वो प्री में भी आएगा, मेंस में भी आएगा। अब देखिए, हम पहले फैक्ट आपको बता देते, फिर उसके बाद मेंस पे जब आपका पूरा फैक्ट क्लियर रहेगा, मेंस लिखना आसान हो जाएगा। इनका जन्म तो जान गए भैया, 22 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? बायोडायवर्सिटी, विश्व जैव विविधता दिवस।
जैव विविधता का मतलब होता है जिस स्थान पर अनेक प्रकार की जीव रहते हों, जिस स्थान पर अनेक प्रकार के, लगभग सभी प्रकार के जीव रहते हों, जीव जंतु वनस्पतियां सभी प्रकार के, वही जैव विविधता क्षेत्र होता है। ज़्यादातर ये समुद्र के किनारे किनारे वाले क्षेत्रों में प्राप्त होता है। जैसे भारत में अगर देखेंगे पश्चिमी घाट पर भी मिलेगा, कुछ पूर्वी घाट पर भी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, लक्षद्वीप में, यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, लक्षद्वीप में ज़्यादा से ज़्यादा जैव विविधता क्षेत्र है। तो हम वापस आते हैं, वो पर्यावरण का टॉपिक था। तो ये जो राजा राम मोहन राय हैं, ये क्या क्या कार्य कर रहे हैं, इनके कार्यों की अगर हम बात करेंगे तो देखेंगे, देखिए सबसे पहले इन्होंने पुस्तक लिखा है 1803 ईस्वी में। पुस्तक इनकी पहली पुस्तक है, पहली पुस्तक 1803 में इनकी पहली पुस्तक आई है। ये पुस्तक नाम पूछा जा सकता है, इसलिए पूछा जा सकता है एकेश्वरवाद को एक उपहार, एकेश्वरवाद को एक उपहार, या यूं कहिए देवताओं को एक उपहार, देवताओं को एक उपहार कहिए, या एकेश्वरवाद को एक उपहार। इसका नाम जो है, अब चूंकि पुस्तक जो लिखा गया है, ये पुस्तक फारसी भाषा में लिखा इन्होंने। पहली पुस्तक किस में लिखा? फारसी भाषा में। फारसी के भी जानकार है, इसका मतलब है। तो 1803 में पहली पुस्तक लिखा फारसी भाषा में। अब पुस्तक का नाम अगर देखेंगे, क्या नाम इनका भैया है? तुहफात उल मुआदिन, तुहफात उल मुआहिदीन, यह पुस्तक का नाम है। तुहफात उल मुआहिदीन ये पुस्तक का नाम है, और इसको कहते हैं देवताओं को एक उपहार, या देवताओं के लिए एक उपहार, के लिए एक उपहार। चाहे देवताओं को एक उपहार लिखें, चाहे देवताओं के लिए एक उपहार लिखें, या यूं भी लिख सकते हैं एकेश्वरवाद को एक उपहार। इसका मतलब होता है एकेश्वरवाद, एकेश्वरवाद। चूंकि ये जो राजा राम मोहन राय थे, एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे, एकेश्वरवाद की ओर बल दिए हैं, एक ईश्वर। इसलिए कई समाज में, कई धर्मों में, कई जातियों में हर प्रकार की कुरीतियां आडंबर थे। इसलिए कहते थे मानो एक है, सभी मानों का मालिक एक है, ओ जिसके नीचे हम लोग हैं, सब उसी के बंदे हैं, इसका मालिक एक है। यानी कि एक ईश्वर की सब लोग मानो हैं, कोई मानो श्रेष्ठ नहीं है, सब मानो एक समान है, सब में समानता होनी चाहिए। समानता कम था, सब में समानता होनी चाहिए, बंधुत्व होना चाहिए, भाईचारा आनी चाहिए। हमारे संविधान की प्रस्तावना में भी ये सब उठाया गया है, आप पढ़ेंगे, समानता में है, बंधुत्व है, न्याय की बात कहा गया है, न्याय के लिए भी जुड़ते थे। हमारे संविधान में भी न्याय है, 3 प्रकार की न्याय अगर देखेंगे हमारे संविधान में न्याय है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनैतिक न्याय। 3 प्रकार की न्याय है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात किया गया है, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की, उपासना की। हमारे संविधान में व्यक्ति की गरिमा की भी बात कहा गया है। तो ये व्यक्ति की गरिमा के लिए लड़ते थे, व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए लड़ते थे, समानता के लिए लड़ते थे। समानता न्याय सॉरी क्या नाम है, समानता में 3 प्रकार की ये भी चाह रहे थे। तो ये जो राजा राम मोहन राय हैं, इनकी जो पहली पुस्तक आई है तुहफात उल मुआदिन, तुहफात उल मुआदिन, ये पहली पुस्तक है, फारसी भाषा में लिखा गया है, और इसका मतलब होता है एकेश्वरवाद के लिए एक उपहार, या कहिए देवताओं के लिए एक उपहार। एकेश्वरवाद की इंग्लिश भी जानना है तो ये भी कभी कभार देता है। आप कुछ जानिए, किताब भी पढ़ना पड़ेगा। वीडियो देखने का मतलब क्या है कि आपकी समझ विकसित हो गई। अब किताब आप बगल में पढ़ेंगे, देखेंगे, तब जाके कॉन्सेप्ट क्लियर होगा।
वीडियो से समझने के लिए हमने बनाया कि कैसे आप समझेंगे। तो पहली पुस्तक इनका ये आया जिसमें इन्होंने, इसका मतलब राजा राम मोहन राय बहुदेववाद को मानते थे कि एकेश्वरवाद को, इसका मतलब एकेश्वरवाद को, और जो इनके गुण हैं सब इनके गुण परिलक्षित होंगे। अभी आगे आएंगे 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना करेंगे, 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना। तो उसका एक अंग ये भी रहेगा, जो उनकी जितनी थीम है, जितने तत्व, उसमें एक तत्व ये भी रहेगा, एकेश्वरवाद। इसके बाद में अगर देखेंगे तो इन्होंने, देखिए अगर देखेंगे शिक्षा के क्षेत्र में, तो 1817 ईस्वी में, 1817 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किया। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज, हिंदू कॉलेज की स्थापना किया। 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किया। किसके सहयोग से स्थापना किया है? डेविड हेयर के। डेविड हेयर नाम है, हेयर माने बाल नहीं, हमारा बाल चला गया वो बात अलग है। 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना। ये सब प्री में भी पूछे गए हैं और मेंस में लिखने के काम आते हैं। मेंस लिखना आसान है, कलाकारी है, लेकिन पहले प्री निकालो, क्योंकि प्री में ज़्यादा लड़का छंटता है, और जो प्री में आएगा सफल होगा वही मेंस लिखेगा। मेंस अभ्यास है, जितना आप लिखेंगे, केवल आप एक बार जानिए क्या करना है। अभी हम उस पर भी चलेंगे, कैसे कैसे क्या करना है। यहाँ तक हो गया। डेविड हेयर के सहयोग से हिंदू कॉलेज की स्थापना किया। आगे चलकर इसी शिक्षा के ही क्षेत्र में अगर बात करें, 1825 ईस्वी में, 1825 ईस्वी में इन्होंने, ये देखिए, जो कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किया, यहाँ पर जो है डेविड हेयर के सहयोग से, इनके सहयोग से यहाँ पे दार्शनिकों की शिक्षा दिया जाता था। दार्शनिक जैसे रूसो हैं, वाल्तेयर हैं, इस प्रकार के जो दार्शनिक हैं, रूसो हैं, और क्या नाम इनका है, दांते हैं, कांट हैं, इन लोगों की शिक्षाएं, सुकरात हैं, अरस्तु हैं, ये सब फिलासफर हैं। सुकरात जान ही रहे होंगे ना, सुकरात हैं, अरस्तु हैं। ये भाई ये नाम सुने होंगे। सपा एक हमारे यहाँ पार्टी है, SPA सपा, हमने इसी को बना दिया है, प्रचार नहीं कर रहे हैं सपा का, ध्यान दीजिएगा। सपा SPA सपा, यस माने होता सुकरात, सुकरात का शिष्य प्लेटो है और प्लेटो का शिष्य अरस्तु। एक गुरु है, ये चेला, ये इसका चेला, यानी कि सुकरात का शिष्य प्लेटो, प्लेटो का शिष्य अरस्तु। तो सुकरात है, अरस्तु है, प्लेटो है, दांते हैं, कांट हैं, वाल्तेयर हैं, ये कुल मिला के जो दार्शनिक हैं, दार्शनिकों की यहाँ पे शिक्षा दिया जाता था हिंदू कॉलेज। अब इन लोगों को क्यों दार्शनिक को उठाया जाता था? क्योंकि राजा राम मोहन राय ज़्यादा से ज़्यादा पाश्चात्य शिक्षा से ज़्यादा प्रभावित थे, पाश्चात्य शिक्षा से ज़्यादा प्रभावित थे। अब पाश्चात्य शिक्षा से क्यों ज़्यादा प्रभावित हो गए? अगर बात करेंगे, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित किससे थे? प्रभावित थे किससे थे? पाश्चात्य शिक्षा से, पाश्चात्य शिक्षा से, पाश्चात्य शिक्षा से प्रभावित है भैया। पाश्चात्य शिक्षा मतलब पश्चिमी देशों की शिक्षा, जिसमें इंग्लैंड है, जर्मनी है, फ्रांस है, ये सब, रूस भी है, ये सब मतलब उस प्रकार के जो विकसित देश हैं, ईसाई देश हैं, वहाँ की शिक्षाओं से। क्योंकि जो पाश्चात्य शिक्षा थी वो विज्ञान पर केंद्रित थी, तर्क पर केंद्रित थी, इन सब पर केंद्रित थी, गणित पर, यानी कि टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा केंद्रित थी। और हमारी जो शिक्षाएं थी वो भारतीय परंपरा पर, भारतीय संस्कृति पर थी। हमारी भी अच्छी है, लेकिन वो भी अच्छी है, उसको भी खराब नहीं कर सकते, दोनों का कॉम्बिनेशन ठीक है। तो पाश्चात्य शिक्षा से ज़्यादा प्रभावित हैं, इसलिए यहाँ पर लाना चाहते हैं। अब प्रभावित क्यों थे इससे? क्योंकि कुछ समय बाद में, लगभग 1800 कुछ के दिगे में जो है, इनके पिता का मृत्यु हो गया।
जब इनके पिता का मृत्यु, तो अगर देखेंगे क्या नाम है, रमाकांत राय, इनका मृत्यु जो है 1803 में लगभग लिखा गया है। 1803 में इनके पिता की मृत्यु, तो डेट नहीं जानना है। रमाकांत राय, इनके पिता का क्या नाम था, रमाकांत राय। रमाकांत राय, ये राय उपाधि दिया है बंगाल के नवाब ने। रमाकांत राय इनके पिता हैं। तो इनके पिता का जब मृत्यु हो जाता है तो इन्होंने एक अंग्रेज के यहाँ दीवान की नौकरी कर लिया, दीवान की नौकरी। उस अंग्रेज का नाम था जॉन डिग्बी, जॉन डिग्बी। उस अंग्रेज का क्या नाम था, जॉन डिग्बी। जॉन डिग्बी के यहाँ, बड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा भैया, देखिए हम लिख देते हैं, जॉन डिग्बी, ये अंग्रेज हैं, जॉन डिग्बी। इनके यहाँ नौकरी कर लिया और काफ़ी दीवान की नौकरी किया काफ़ी लंबे समय तक। अब एक अंग्रेज के साथ भला सोचो, कोई भी व्यक्ति अगर पढ़ा लिखा तो और अच्छी बात है। ये तो राजा राम मोहन रॉय पढ़े लिखे थे, कई भाषाओं के ज्ञाता थे, इसका मतलब बहुत तेज तर्रार दिमाग के। अब जॉन डिग्बी के साथ रहते रहते अंग्रेजी का जानकारी बढ़िया, अच्छा खासा नॉलेज अनेक चीज़ों का, कि अंग्रेज के पास ये शिक्षा है, ये टेक्नोलॉजी है, एजुकेशन इस प्रकार का है, तो उनसे धीरे धीरे प्रभावित होने लगे। और भारत में देखें कि भारत में अभी उस तरीके का कुछ नहीं, इसलिए वहाँ की शिक्षाओं को यहाँ पर प्रसार करना चाहते थे। ये भी चीज़ आएगी इनके जो ब्रह्म समाज है, जिसकी स्थापना 20 अगस्त 1828 को इन्होंने किया है कलकत्ता में। ब्रह्म समाज की स्थापना कलकत्ता में 1828 में 20 अगस्त को किया, इन्होंने किया। तो ये केसरवाद के प्रबल समर्थक हैं, पाश्चात्य शिक्षा के भी प्रबल समर्थक हैं, और ये सब ब्रह्म समाज में की विशेषताओं में रहेगा, तत्व में रहेगा पाश्चात्य शिक्षा। साथ में बंगाली भी शिक्षा का प्रबल समर्थन करते थे, बंगाली शिक्षा भी चाहते थे। तो ये पाश्चात्य शिक्षा समझ में आ गया कि क्यों प्रभावित है, क्योंकि इनके साथ धीरे धीरे जॉन डिग्बी के साथ रहते रहते इनका प्रभाव आ गया और अंग्रेजी का बढ़िया अच्छा खासा ज्ञान भी हो गया, स्टैंडर्ड। यहाँ तक समझ में आ गया। तो शिक्षा में हमने देखा कि 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किया और 1825 में कलकत्ता में, यहाँ पे ये बता दिया गया कि ये सब अनेक दार्शनिकों का शिक्षा दिया जाता था। कलकत्ता में ही, कलकत्ता में 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना किया। वेदांत कॉलेज, वेदांत कॉलेज पूछा जाता है। ये भी वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने किया है, इन्होंने ही किया है। वेदांत कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में 1825 में किया। इनका ये शिक्षा के क्षेत्र में योगदान रहा। इसमें भी अनेक प्रकार की शिक्षाएं दिया जाता था, वैज्ञानिक शिक्षाएं दी जाती थी, पाश्चात्य शिक्षा दिया जाता था, कुछ भारतीय दर्शन के भी शिक्षाएं दिया जाता था। इसमें वेदांत कॉलेज का नाम वेदांत है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय दर्शन की शिक्षाएं इसमें दिया जा रहा है वेदांत में। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये तो शिक्षा के क्षेत्र में था। आगे हम देखेंगे, इसको हटा दिया जाए, आगे हम देखते हैं आगे क्या करते हैं। आगे हम देखते हैं कि राजा राम मोहन राय की अगर हम बात करते हैं, इनके पिता का नाम भी क्लियर हो गया, रमाकांत राय। तो ये जो राजा राम मोहन राय है, इसके बाद में अगर हम देखेंगे 1821 ईस्वी में, 1821 ईस्वी में अगर देखेंगे, इन्होंने एक अखबार निकाला है, संवाद कौमुदी, बंगाली भाषा में। संवाद कौमुदी, ये भी खूब पूछा जाता है, वनडे में भी पूछा जाता है और आईएएस में भी, पीसीएस में, किसी भी एग्जाम में। लेकिन अब कोई ये कहे लड़का सर नीट में नहीं आया, आईआईटी जेईई मेंस में नहीं आया, तो उन दोनों को छोड़ करके लगभग सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्री में भी काम करेगा, मेंस में भी काम करेगा। अभी मैं प्रश्न इस पे देता हूँ एक,
1821 ईस्वी में संवाद कौमुदी एक पत्रिका है, इन्होंने ही पत्रिका निकाला। ये पत्रिका है, क्या है? पत्रिका। और ये पत्रिका किस भाषा में था? बंगाली भाषा में, बंगाली भाषा में ये पत्रिका। ये कब निकाला गया? 1821। इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी याद रखना है। याद रहेगा ठीक, नहीं याद रहेगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन संवाद कौमुदी इनकी पत्रिका है, फेमस पत्रिका। इसके साथ में अगर देखेंगे 1822 ईस्वी में, 1822 ईस्वी में इन्होंने एक फारसी भाषा का पत्रिका निकाला। ये फारसी भाषा की पहली पत्रिका थी, उसका नाम है मिरातुल अखबार। मिरातुल अखबार, मिरातुल अखबार ये फारसी भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है? फारसी, फारसी भाषा। ये फारसी भाषा में लिखा गया मिरातुल अखबार। और ये जो है मिरातुल अखबार फारसी भाषा की पहली पत्रिका है। जब हम पत्र पत्रिकाओं को देखेंगे, जिसमें देखेंगे बंगाल गजट 1780 में जेम्स हिक्की, जेम्स अगस्ट हिक्की के द्वारा संपादन किया गया। भारत की पहली समाचार पत्रिका थी, अंग्रेजी भाषा में था। वो नाम है बंगाल गजट, नाम बंगाल गजट, लेकिन भाषा उसकी क्या थी? अंग्रेजी। 1780 में निकाला गया जेम्स अगस्ट हिक्की द्वारा। अगस्ट हिक्की ज़्यादातर नाम लिखा रहता है, के द्वारा निकाला गया। भारत का पहला समाचार पत्र था। उदंड मार्तंड द राइजिंग सन जो है, ये हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र है, जिसकी संपादक जो है जुगल किशोर थे। तो मिरातुल अखबार का संपादक कौन है? राजा राम मोहन राय। संवाद कौमुदी का संपादक कौन? राजा राम मोहन राय। ये बंगाली भाषा में, ये फारसी भाषा में, फारसी भाषा की पहली पत्रिका। तो पत्रिका के क्षेत्र में भी इन्होंने योगदान दिया, संपादन किया। इस पत्रिका के माध्यम से समाज में अनेक प्रकार की कुरीतियाँ, जैसे सती प्रथा एक कुरीति था, विधवा विवाह न होना एक कुरीति था, बाल विवाह होता था एक कुरीति था, बहुपत्नी प्रथा, उस समय बहुपत्नियां, बहुत से लोग बहुत पत्नी रखते थे, बहु विवाह, बहुत से विवाह करने की प्रथा थी। ये सब अनेक प्रकार की कुरीतियां थी, आडंबर था, ढोंग था, धर्म के नाम पर लोग करते थे। अभी भी कुछ लोग करते हैं, राजनेता लोग करते हैं, गांव से छोटे से लेकर बड़े तक लोग, बहुत से लोग करते हैं। मैं नहीं करता, मैं ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, सत्यपरायण। तो आप बनिए, ईमानदार बनिए, कर्तव्यनिष्ठ बनिए, सत्यपरायण बनिए, परानुभूति आपके अंदर होनी चाहिए, तब जाके अवसर बढ़िया। ज्ञान भी रखना है, सतही ज्ञान से काम नहीं बनेगा, डीपली किताब से पढ़ेंगे। तो मिरातुल अखबार, ये यहां तक क्लियर हो गया, ये मतलब पत्रिका के क्षेत्र में। अगर हम आगे देखते हैं, आगे देखेंगे तो अभी हमने बताया 20 अगस्त 1828 ईस्वी को, 20 अगस्त 1828 ईस्वी को इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना किया। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? राजा राम मोहन राय ने। कब किया? 20 अगस्त 1828 को। कहाँ किया गया? कोलकाता में। और ये जो ब्रह्म समाज है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या था, जितनी अच्छाइयाँ सब इसमें रख दीजिए। देखिए, ये मूर्ति पूजा का विरोधी था, एक ईश्वरवाद का समर्थक था, अनेक प्रकार के कुरीतियों आडंबरों ढोंगों का विरोध करता था। ये सब जितने अच्छाइयाँ हैं, मूर्ति पूजा नहीं कहता था, नहीं करना है, अवतारवाद को नहीं मानता था। जैसे अनेक प्रकार के लोगों को अवतार दिया गया है कि ये उनके अवतार है, विष्णु के अवतार है, उनके अवतार हैं, कृष्ण के अवतार है, राम के अवतार है, किसी भी धर्म के, ईसा के अवतार हैं, ईसा मसीह को भी उनका, किसी को जो मानव है, मानव के रूप में जन्म लिया है, उसी को बताते थे। बाकी बताते सब गॉड एक ही है,
ईश्वर एक, इसलिए एक ईश्वरवाद। इसलिए इनका जो है तुबहात उल मुवाहिदीन यानी कि एक ईश्वरवाद को उपहार, जो पुस्तक इन्होंने पहला पुस्तक लिखा था। तो ब्रह्म समाज में क्या क्या लिखना है, बहुपत्नी का इन्होंने प्रथा का विरोध किया, बहुविवाह को विरोध किया, बाल विवाह का विरोध किया, सती प्रथा का विरोध किया। इसी संस्था के माध्यम से कई लोगों को जोड़ा, इस संस्था के माध्यम से विधवा पुनर्विवाह के लिए भी प्रोत्साहित किया। कई चीज़ें इस तरीके के लाए हैं। इसके साथ में अगर देखेंगे, पाश्चात्य शिक्षा का प्रबल समर्थन किया, बंगाली शिक्षा का, बंगाली भाषा का प्रबल समर्थन किया। पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक है ब्रह्म समाज, ध्यान दीजिएगा, राजा राम मोहन राय भी। और अगर देखेंगे इनका जो नारा था सर्वधर्म सद्भाव, सर्वधर्म सद्भाव, यानी कि ये कहते थे सभी धर्म एक ही है, सभी धर्मों में एक समानता होनी चाहिए, एक समरसता होनी चाहिए, एक और समाज में जो है स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व होनी चाहिए, इस पर जोर देते थे। वो सब इसी के पक्ष, यानी कि कुल मिला के जितनी अच्छाइयाँ आए सब इसमें डाल दीजिए। लिखने का तरीका ब्रह्म समाज में कुछ है नहीं। ब्रह्म समाज के साथ जब इन्होंने सती प्रथा का भी विरोध किया तो काफ़ी ज़्यादा सती प्रथा का विरोध करते करते अंततः इन्हीं के आँख के सामने इनके बड़े भाई की मृत्यु हो गया, और उनके मृत्यु के बाद इनकी भाभी उनके साथ सती होकर चल बसी। तो एक जो सती प्रथा था वो कुरीति था, एक दोहा था, मतलब एक आडंबर था, ढोंग था। लेकिन हिंदू धर्म के बहुत से लोग चूँकि जाल में फंस चुके थे, लोग शिक्षा न होने के कारण जाल में फंस चुके थे, शिक्षित नहीं थे लोग। अब शिक्षित का मतलब केवल ये नहीं कि केवल एक किताब दो किताब पढ़ लीजिए, 5 तक पढ़ लीजिए। 5 तक पढ़ने से 2 तक पढ़ने से शिक्षित, ये तो सरकार मानेगी ना, मैं नहीं मानता। आपके पास ज्ञान जब तक नहीं रहेगा क्या करेंगे। तो सती प्रथा का खूब विरोध किया। उनकी भाभी जब मर गई तो उसके बाद में जब तब जाके ज़्यादा प्रयास किया, अपने भाभी की मृत्यु के बाद में ज़्यादा प्रयास किया। अंततः इनके समय में लॉर्ड विलियम बेंटिंक अभी आया हुआ था, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ये आ गया था भारत में 1828 ईस्वी में और लगभग 35 तक रहता है। 1828 में आ गया है और 35 तक रहता है ये। तो इसी के समय जो है प्रयास से जो है 1829 ईस्वी में ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो है ये 1828 में आया है, 1835 तक लगभग आता है। तो इसी के समय देखिए ये जो 1833 का जो चार्टर का एक्ट आया था, 1833 में आया है। पढ़ेंगे जब गवर्नर जनरल वायसराय से पढ़ेंगे तो 1833 में जो गवर्नर जनरल मतलब चार्टर एक्ट आया 1833 में, जिसमें इसके पहले अगर देखेंगे 1813 का चार्टर एक्ट आया था। 1813 के चार्टर एक्ट में अंग्रेजों ने पहली बार 1813 के चार्टर एक्ट में अंग्रेजों ने पहली बार भारत में शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपये का प्रावधान किया था, लेकिन खर्च नहीं हुआ था 1 लाख रुपया। पहली बार किसी ने 1 लाख रुपया पूरे भारत में शिक्षा के लिए खर्च करने के लिए बात सोचा। मुगल तो सोचा ही नहीं था, 1 रुपया नहीं सोचा था। दिल्ली सल्तनत वाले सोचे ही नहीं थे, उनको उससे शिक्षा से मतलब था नहीं। अंग्रेज तो पहली बार सोचा चलो भाई 1 लाख रुपया खर्च कर देते हैं 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। चार्टर एक्ट मतलब अधिनियम है, कानून है। तो पहली बार ये सोचे थे 1 लाख रुपया भारत में खर्च करें, लेकिन खर्च नहीं किए क्योंकि विषय स्पष्ट नहीं था कि किस विषय पर खर्चा करना है, किस नियम के तहत, कि प्रैक्टिकल पे खर्च करना, कि साइंस पे करना, कि प्रयोग पे करना है। शिक्षा तो था लेकिन कैसी शिक्षा पर था, इनके पास ये विषय नहीं था, इसलिए रुपया खर्च नहीं किए। बहुत आगे चलकर तब विषय स्पष्ट होता है तब रुपया खर्च करते हैं 1 लाख रुपया शिक्षा पर। उसमें भी बहुत से लोग कमीशन खा लिए होंगे, क्योंकि अधिकारी लोग
सभी जानते हैं ना, ईमानदार अधिकारी हमारे जैसा होना चाहिए। वापस हम आते हैं 1800 बाद में 33 में आता है ना, 1833 में चार्टर एक्ट के द्वारा फिर जो है शिक्षा उच्छा का सब खर्च करने लगे, और इसी में जो है 1833 में जब चार्टर एक्ट आया इसी में आता है। देखिए इस समय ये बंगाल का गवर्नर जनरल था, बंगाल का गवर्नर जनरल। तो इसके नियम के द्वारा 1833 के नियम के द्वारा, चार्टर के नियम के द्वारा अंग्रेजों ने अब कह दिया कि भैया अब बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं रहेगा ये, बल्कि पूरे भारत का गवर्नर जनरल होगा। तो 1800 जब ये आया ना लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ये इसका मतलब बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल है, क्योंकि अब इसी बंगाल के गवर्नर जनरल को ये लोग पूरे भारत का बना दिए। जैसे मान लीजिए कोई मुख्यमंत्री है, मान लीजिए बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार को पूरे इंडिया का प्रधानमंत्री बना दिया जाए कि भैया नीतीश कुमार ने 2.25 लाख लगभग टीचरों की भर्ती निकाल दिया है। यूपी में मात्र 4000 टीचर की भर्ती, नीतीश कुमार ने 2.25 लाख टीचर की भर्ती निकाला। यहाँ तक कि जितना सीट उतना एप्लीकेशन ही नहीं आया, उतना आवेदन ही नहीं आया। और यूपी में मात्र इतने बड़े क्षेत्र में जनसंख्या में मात्र 4000 सीट, वो भी परीक्षा नहीं। अभी परीक्षा कब होगा कौन नहीं जानत है, जग में कोई नहीं जानता कब होगा। फार्म आ गया था 4000 के लिए, यूपी में 4000 के लिए 13 लाख लोग फार्म भरे, और बिहार में जितना सीट आ उतना 1 लाख सीट पे 1 लाख आवेदन नहीं पहुंचा। सोच लीजिए। तो नीतीश कुमार को मान लीजिए एक ही इतना सराहनीय काम किया, और फिर 1 लाख निकालने वाला है टीचर का भर्ती। अब मान लीजिए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं, चलो भाई ये नीतीश कुमार जो है प्रधानमंत्री बन गए, इंडिया के प्रधानमंत्री। तो ऐसे ये था ना कि ये विलियम बेंटिंक जो था कि अभी आया है विलियम बेंटिंक, अब इसी विलियम बेंटिंक को आगे जो है अभी ये बंगाल का गवर्नर जनरल था, बंगाल का केवल था कहा जाता था, लेकिन अब जो है बीच इसके समय में जब ये है इसका कुछ कार्य भी अच्छा किया और अंग्रेज का विस्तार भी ज़्यादा हो गया, कुछ कार्य भी अच्छा किया। अंग्रेज सरकार ने इसको जो है बंगाल का गवर्नर जनरल कहा, भी बंगाल का ही नहीं पूरे भारत का गवर्नर जनरल, क्योंकि अब हम पूरे भारत में राज कर रहे हैं, पूरे भारत में छाए हुए हैं। तो ये बंगाल का इस तरीके का अंतिम गवर्नर जनरल रहता है, और पूरे भारत का क्या हो जाता है, भारत का पहला गवर्नर जनरल, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का पहला गवर्नर जनरल। इसी के समय 4 दिसंबर 1829 को इन्हीं के प्रयास से, राजा राम मोहन राय के प्रयास से सती प्रथा को प्रतिबंधित किया गया, सती प्रथा को रोक लगा दिया गया, कानूनी रोक। इस कार्य के लिए हम इन्हें नमन करते हैं, राजा राम मोहन राय की देन है भाई। कानून तो इसका भी है, लेकिन प्रयास इनका था, दोनों का योगदान है। अगर ये नहीं चाहता तो ये कुछ नहीं कर सकते, और ये अगर नहीं चाहते तो ये क्या करता, दोनों का रोल। इन्हीं के प्रयास से इन्होंने कानून बना दिया। कानून नंबर 17 में ऐसा उल्लेख किया गया है। कानून नंबर 17 में जो इनका कानून आया था, उस कानून में कौन सा नियम था, कानून नंबर 17, नियम नंबर 17 में सती प्रथा को प्रतिबंधित किया गया। 4 दिसंबर पूरा डेट याद रखना है, पूछा गया है। 1829 सबको याद रहता है, 4 दिसंबर। अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड प्रश्न बनते हैं, जब से ऑनलाइन सिस्टम हो गया लड़की और धुरंधरबाज आ गए हैं, एक से एक स्टूडेंट हैं। हल्का पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, परीक्षा आसान भी है कठिन भी है, पढ़ने वालों के लिए आसान, नहीं पढ़ने के लिए कठिन। तो 4 दिसंबर 1829 को लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया। ये किसका योगदान, राजा राम मोहन राय। सामाजिक क्षेत्र में योगदान है, समाज के क्षेत्र में किया है, समाज के क्षेत्र में ब्रह्म समाज को लाया, सामाजिक योगदान इनका रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में जान चुके, समाज के क्षेत्र में जान चुके हैं, राजनीति के भी क्षेत्र में काम किए हैं, आर्थिक के भी क्षेत्र में काम किए हैं। समानता लाने के लिए अनेक प्रकार के जो अंग्रेज हैं ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ कर लगाते थे, उन करों को कम करने के लिए, घटाने के लिए कई जगह वकालत किया, कई जगह बात किया है, कई जगह कर को हटाने के लिए बात किए हैं, उनके प्रभाव से हटा भी कई जगह, ऐसा आर्थिक भी क्षेत्र में काम किए हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया।
वीडियो लंबा बन रहा है, शेष हम वीडियो अगले टॉपिक में लाएंगे। तब तक के लिए हमें अलविदा दीजिए, हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त लेंगे। हम लेकिन एक बार अंत में जाते जाते बोलेंगे, भारत माता के लिए आप एक बार सीधे सीधे आप अपने शब्दों में प्रेम से बोल दीजिए, जय हिंद। हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं अशोक राज अलबीडो आइस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज जो हमारा टॉपिक है, राजा राम मोहन राय का सेकंड पार्ट। राजा राम मोहन राय के बारे में हम समझेंगे थोड़ा सा फैक्ट, फिर उसके बाद में हम समझेंगे कि राजा राम मोहन राय का जब मृत्यु होता है 27 सितंबर 1833 को, इनके मृत्यु के बाद में ब्रह्म समाज का क्या हुआ। इनका मृत्यु होता है 27 सितंबर 1833 ईस्वी। हालांकि इनका जन्म की अगर बात करेंगे, जन्म कब हुआ है? 22 मई को 1872 को 1772 को 22 मई फेमस, इस समय अगर बात करेंगे फेमस जगह है, फेमस चीज़ें हैं। किस लिए है? 22 मई विश्व आर्द्रता दिवस, बायोडाइवर्सिटी 22 मई को ही मनाया जाता है। ऐसा नहीं कि इनके जन्मदिन के कारण, नहीं, वो अलग चीज़ है। लेकिन हम याद करने के लिए टेक्निक बता दें कि ये पढ़ते समय आपका लिंक हो जाना चाहिए। एग्जाम करेक्ट करना है तो लिंक करके हर एक चीज़ जहाँ पे आए तुरंत याद। जैसे हम बताने चल रहे हैं कि 22 मई 1772, तुरंत 22 मई याद हो गया कि 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस, बायोडाइवर्सिटी डेज मनाया जाता है। तो इनका मृत्यु हो गया। मृत्यु कहाँ होता? ब्रिस्टल में। ब्रिस्टल में, ये ब्रिस्टल कहाँ है? इंग्लैंड। इंग्लैंड की राजधानी सब जानते हैं भैया, बच्चा बच्चा जानता आज के समय में। इंग्लैंड की राजधानी लंदन, गाना इस पे बन गया ना। तो राजा राम मोहन राय, इनके बारे में क्या क्या कहा गया है, थोड़ा सा हम फैक्ट जानेंगे और फैक्ट इस पे हम देखेंगे क्या क्या फैक्ट है। फैक्ट एक लाइन में देखेंगे। इस पे देखिए, राजा राम मोहन राय पे जो है इतने फैक्ट हैं। इन्हें, राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता, आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता? राजा राम मोहन राय को। पूछा गया है छोटे छोटे एग्जामों में, बड़े भी पूछे जाते हैं। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, मेंस में लिखते समय सब नहीं लिखना है, एक दो कोई एक शब्द लिख सकते हैं। भारतीय राष्ट्रवाद के जनक कहे जाने वाले राजा राम मोहन राय का सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षणिक क्षेत्रों में, पत्रकारिता के क्षेत्र में अनेक योगदान रहा है। सामाजिक क्षेत्र में दिखा दीजिए, आर्थिक क्षेत्र में दिखा दीजिए, राजनैतिक क्षेत्र में दिखा दीजिए किस तरीके का योगदान रहा। ये निष्कर्ष में लिखेंगे, ये जिस समय के थे उससे कहीं आगे इनके विचार जाते थे, भविष्य के विचार आते थे। भविष्य में ऐसा ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा, वास्तव में ऐसा हो रहा। तो और अतीत में ऐसा हुआ था, तो अतीत और भविष्य के मध्य ये सेतु का काम किए हैं। अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु किसके लिए शब्द आया है? राजा राम मोहन राय के लिए। सुधार आंदोलनों का इन्हें प्रवर्तक, जो आंदोलन हुआ सुधारात्मक आंदोलन, इसका इन्हें प्रवर्तक माना गया है। नव जागरण का इन्हें अग्रदूत, क्योंकि भारत में अभी तक तो सब सोए हुए थे, किसी को कुछ नहीं, सती प्रथा लाए, चल ही रहा था, हटा दी कि नहीं? 4 दिसंबर 1829 को किसके प्रयास से? इन्हीं के प्रयास से। किसने हटाया? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। इन्हें भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, राष्ट्रवाद का जनक इसलिए कहा जाता है क्योंकि राष्ट्रीय चेतना का विकास इन्होंने करने में बहुत योगदान किया। आधुनिक भारत का, आधुनिक निर्माण में इनका योगदान रहा। सबसे पहले इन्हीं का योगदान, आधुनिक भारत का पिता कहा गया है, जनक कहा गया है। तो ये सब इनके नाम पूछे जाते हैं।
मेंस में लिखते समय 1-2 पॉइंट लिख सकते हैं, बीच बीच में कहीं कोटेस कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे हम देखते हैं कि इनका जब मृत्यु हो जाता भैया, इनके मृत्यु के बाद में ब्रह्म समाज का क्या होता है। इनके मृत्यु के बाद में ब्रह्म समाज, जो ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया था इन्होंने, अगले टॉपिक में हम बता चुके हैं, 20 अगस्त को 1828 ईस्वी को। जितनी अच्छाइयाँ सब इसमें डाल दीजिए ब्रह्म समाज में। मूर्ति पूजा का विरोधी करते थे, अवतारवाद को नहीं मानते थे, एकेश्वरवाद को मानते थे, सती प्रथा का विरोध करते थे, बाल विवाह का विरोध करते थे, विधवा विवाह का समर्थन करते थे। जितनी अच्छाइयाँ सब डाल दीजिए। तो ब्रह्म समाज का क्या हुआ, राजा राम मोहन राय के मृत्यु के बाद में ब्रह्म समाज का हुआ क्या। देखिए, इसके बाद में जब राजा राम मोहन राय का मृत्यु हो गया तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने अपने हाथ में ब्रह्म समाज को लिया। किसने लिया? देवेंद्रनाथ टैगोर। चाहे देवेंद्रनाथ टैगोर लिख दीजिए, चाहे देवेंद्रनाथ ठाकुर भी लिख सकते हैं, देवेंद्रनाथ ठाकुर या देवेंद्रनाथ टैगोर। इनके साथ में एक और हैं, ये जो राय साहब हैं, राजा राम मोहन राय, तो इनके एक शिष्य थे, इनके शिष्य भी थे, विद्यावागीश। इनका पूरा अगर नाम देखेंगे, क्या नाम है? रामचंद्र विद्यावागीश। रामचंद्र विद्यावागीश। ये कौन है? ये शिष्य हैं, ये राजा राम मोहन राय के शिष्य हैं। राजा राम मोहन राय के शिष्य देवेंद्रनाथ टैगोर हैं, और ये दोनों लोग हैं ब्रह्म समाज को संभालते हैं। मुख्य रूप से अगर नाम दिया जाएगा, इनका नाम जानना है, देवेंद्रनाथ टैगोर। इनके बाद में इनके बड़े बेटे, देवेंद्रनाथ टैगोर के बाद में इनके बड़े बेटे संभालते हैं। जब ये भी चले जाते हैं, इनका भी जो है यहाँ से समझ गए ना, तो इनके बाद में देवेंद्रनाथ टैगोर के बाद में इनके बेटे ये संभालते हैं ब्रह्म समाज को। नहीं, देवेंद्रनाथ टैगोर नहीं, क्या नाम है, द्वारकानाथ टैगोर संभालते हैं। थोड़ा गलत बोल दिए, इनका नाम है द्वारकानाथ टैगोर। द्वारकानाथ टैगोर ये पिता हैं, टैगोर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। इसीलिए तो द्वारकानाथ टैगोर राजा राम मोहन राय के मृत्यु के बाद में यहाँ आपको बैठा लेना है। अभी हम बताएंगे कैसे आपको बैठाना है कि इनके बाद में, ये देखिए पिता हैं, इनके पुत्र, ये पिता हैं, इनके बाद में इनके पुत्र, इनका नाम है देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर ये संभालते हैं। द्वारकानाथ टैगोर, इसके बाद देवेंद्रनाथ टैगोर। जब देवेंद्रनाथ टैगोर संभालते हैं, कब संभालते हैं? 1843 ईस्वी में। 1843 में ब्रह्म समाज को अपने हाथ में लेते हैं। ये देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज को अपने हाथ में लेते हैं 1843 में, 1843 में। लेकिन इसको संभालने के पहले ये देवेंद्रनाथ टैगोर 1839 में, यानी कि 1839 में, हमको 39 याद रहता है इसलिए 1839 में, यानी कि 39 में ये तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कर चुके थे। तत्वबोधिनी सभा किसकी स्थापना कर चुके थे? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में किसने किया था? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। यानी कि 1843 में संभालने के पहले इसकी सभा कर चुके थे, स्थापना कर चुके थे। क्लियर हो गया? अब देवेंद्रनाथ टैगोर बाद में 10 वर्ष बाद में लगभग चले जाते हैं शिमला में, एकांत जीवन व्यतीत करने के लिए संन्यास ग्रहण कर लेते हैं। इनके बाद में केशव चंद्र सेन संभालते हैं। केशव चंद्र सेन
ये बहुत ही ईमानदार, कर्मठ, सत्यनिष्ठा, ब्रह्म समाज को मानने वाला, पूरा का पूरा बहुत तेज तराज ये आदमी थे। सब कुछ इनका सही था, लेकिन बिगड़ा कहाँ पर? ये यानी कि देखिए, बाल विवाह का विरोधी था ब्रह्म समाज, सब कुछ सही चला था, बहुत ही ईमानदारी पूर्वक काम कर रहे थे। लेकिन इनकी एक पुत्री थी जो 13 साल की थी, उसका विवाह जो है कूच बिहार ये जो है असम का नाम, असम में आता है, असम। कूच बिहार के जो राजा थे उनसे कर दिया। केशव चंद्र सेन ने अपनी 13 वर्षीय पुत्री का विवाह कूच बिहार यानी कि असम के राजा से कर दिया। ये गलत किया कि नहीं? जब बाल विवाह वर्जित है ब्रह्म समाज में जितने भी लोग रहेंगे, समाज में जन जागरूकता के लिए है, और उसी का विरोध कर रहे हैं, अपनी 13 वर्ष पुत्री का विवाह। इससे विवाद हो गया, अंततः जो है ब्रह्म समाज आगे टूट जाएगा इनके बात से। कहीं तक हमको जानना, राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद में ब्रह्म समाज को किसने संभाला? द्वारका नाथ टैगोर, द्वारका। अब देखिए, उसके बाद में देवेंद्र नाथ टैगोर। अब इन दोनों में हमको कैसे याद करेंगे? ये द्वारका, ये देवेंद्र, इसमें बड़ा कौन लग रहा है? जैसे देवी देवताओं के नाम पे अगर देखेंगे हिंदू समाज में, देवी देवता के नाम पे देखिए, द्वारका, द्वारकाधीश, जय कृष्ण की, कृष्ण में है ना द्वारका, द्वारकाधीश कहते हैं, या जो है इस तरीके का। तो ये थोड़ा सा बड़ा नाम लग रहा है, द्वारका नाथ कुछ बड़ा लग रहा है। तो ये पिता हो गए और देवेंद्र नाथ क्या हो गए? उनके पुत्र, बड़े पुत्र हैं। तो राजा राम मोहन राय के बाद द्वारका नाथ संभाले हैं, इनके बाद में इनका बेटा देवेंद्र नाथ संभालते हैं। इन्होंने ही तत्वबोधिनी की स्थापना किया था 1839 में। इनके बाद में केशव चंद्र के बाद में टूट गया। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से। तो वीडियो छोटा बनाए हैं, क्योंकि पार्ट 1 में ज़्यादा से ज़्यादा हम बता दिए थे, पार्ट 2 में थोड़ा सा बचा था, इस पार्ट को हमने बता दिया। इस पार्ट 2 को भी जो है आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।